हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉलम का जो हमने पहला वीडियो देखा था उसमें हमने बेसिक्स ऑफ कॉलम के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपके कॉलम्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, यूलर्स थ्योरी, अजम्पशंस और रैंकाइन्स थ्योरी के बारे में। यूलर्स थ्योरी क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, रैंकाइन्स थ्योरी क्या है और किस तरह से वो फार्मूले से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये यूलर्स एंड रैंकाइन फार्मूले को हम आज डिस्कस करेंगे, इसके साथ साथ उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि कॉलम के बेसिक कॉन्सेप्ट इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप देख चुके हैं, इसलिए मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको आगे ले जाएगी और आपको अब यूलर्स और रैंकाइन्स फार्मूले के बारे में बात आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कॉलम्स में यूलर्स एंड रैंकाइन्स फार्मूला। लर्निंग आउटकम इज रिमेन सेम, वही रहेंगे, कैलकुलेट सेफ लोड और एक्सिली लोडेड कॉलम्स अप्लाइंग यूलर्स फार्मूला एंड रैंकाइन्स फार्मूला। पर इसमें जो हम कंटेंट कवर करने वाले हैं वो कंटेंट है यूलर्स थ्योरी, assumptions made in Euler's theory and its limitation, application of Euler's equation to calculate buckling load, Rankine's formula and its application to calculate crippling load, concept of working load और safe load, design load and factor of safety। ये सारी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। ये सारी चीजें आपके जो करिकुलम में है उसी को मैं कवर करने जा रहा हूं इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूलर्स थ्योरी के जो एजम्पशंस है, यूलर्स ने कुछ एक थ्योरी दी, उससे पहले एक एजम्पशंस की बात की। वो एजम्पशन जो है वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो एजम्पशंस, पहला एजम्पशन है यूलर थ्योरी का कि द कॉलम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड ऑफ यूनिफॉर्म लेटरल डायमेंशन। यानी कॉलम क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। और क्या होगा, इनिशियली स्ट्रेट होगा और यूनिफॉर्म डायमेंशन होंगी। लेटरल लेटरल डायमेंशन जो है वो ऐसी नहीं होंगी कि इस तरफ ट्राइंगल शेप्ड हो जाए, नो, वो स्ट्रेट होंगी, ठीक है ना। और यूनिफॉर्म लेटरल डायमेंशन होंगी। द मटेरियल ऑफ कॉलम इज होमोजीनियस। आप सभी लोग जानते हैं व्हाट डू मीन बाय होमोजीनियस। होमोजीनियस मींस थ्रू आउट द सेम। एंड आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, थ्रू आउट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी, यानी सभी दिशाओं में उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम हो। यानी द इलास्टिक प्रॉपर्टीज रिमेन सेम इन ऑल द डायरेक्शन, राइट वर्ड ये रहेगा। सो आइसोट्रोपिक ओबेज हुक्स लॉ, हुक्स लॉ का पालन करे। हुक्स ने क्या नियम दिया था, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। द स्ट्रेस इज विद इन द इलास्टिक लिमिट। चूंकि ये ओबे कर रहा है हुक्स लॉ को, इस कारण से इलास्टिक लिमिट तक ही स्ट्रेसेस रहेंगी। द कंप्रेसिव लोड इज एक्सियल एंड पासिस थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन। तो एक्सियल लोड है, मतलब बिल्कुल एक्सिस पर लगेगा लोड, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है पर एजम्पशन है। एक्सियल लोड है और एक्सिस के थ्रू ही ट्रांसफर होगा। द सेल्फ वेट ऑफ कॉलम इट सेल्फ इज निग्लेक्टेड, क्योंकि कॉलम के ऊपर जो लोड आता है वो इतना अधिक आता है कि सेल्फ वेट को अलग से एनालिसिस में लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब भी हम डिजाइन करते हैं कॉलम को, तब हम सेल्फ वेट ऑफ कॉलम लेते हैं। The column is fails by buckling alone. Buckling means you can say that bending. कोई भी कॉलम होगा वो किसमें फेल होगा, बकलिंग में फेल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूलर्स फार्मूला, यूलर्स क्रिपलिंग लोड निकालने के लिए, क्रिपलिंग लोड, बकलिंग लोड, ठीक है ना, इसको ऑलरेडी आल्सो नोन एज बकलिंग लोड। तो ये फार्मूला क्या है, पीई, ई नीचे लिख देते हैं जैसे यूलर्स के लिए, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर। आप सभी जानते हैं इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, एंड कंडीशंस के कारण मिलने वाली लेंथ होती है। तो द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ जीरो मूवमेंट, जहां पर जीरो मूवमेंट होता है उन दोनों के बीच ही जो डिस्टेंस है वो इफेक्टिव लेंथ कहलाती है। जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता है वो मेरा पुराना वीडियो लेक्चर एक बार फिर से देखें, उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। सो E इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये एमपीए मेगा पास्कल, यानी कि आप न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में भी कह सकते हैं। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आप सभी जानते हैं, एमएम टू दी पावर ऑफ 4। एल इफेक्टिव लेंथ, इस पर हमने बात की। इट इज ऑल्सो नोन एज बकलिंग लोड। तो क्या है कि जो यूलर्स लोड है वो यूलर्स क्रिपलिंग लोड और बकलिंग लोड ये कहलाता है, ठीक है।
अब लिमिटेशंस ऑफ यूलर्स थ्योरी, क्या लिमिटेशन है? हमने ये माना है कि यहाँ अजम्पशंस की तरफ चले हम पहले। अजम्पशंस में देखते हैं, कॉलम फेल्स इन बकलिंग अलोन, compressive load is axial and passes through the centroid of the section। ये दो बातें जो है ये कहती हैं कि कॉलम बकलिंग में फेल हो रहा है। बकल कब होगा? जब वो लंबा होगा, यानी बेंड होगा। बेंड, छोटी चीज कभी बेंड होते हुए देखिए नहीं, वो क्रस्ड हो जाती है। बड़ी चीज पहले बेंड होती है फिर वो टूटती है। सो लॉन्ग कॉलम विल बी फेल इन बकलिंग एंड शॉर्ट कॉलम फेल इन क्रशिंग। ये हम पुराने वीडियो लेक्चर में बात कर चुके हैं। सो जो यूलर्स थ्योरी की लिमिटेशन है वो दो पॉइंट है मेजर जिस पर हम बात कर रहे हैं। हालांकि इसका एक डेरिवेटिव मोड भी है एक्सप्लेन करने का, पर वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आपको मैं केवल कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ कि क्या लिमिटेशन है। देयर इज ऑलवेज crookedness in the column and load may not be exactly axial। एक्सियल नहीं होता है कभी भी लोड, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन हम मानकर क्या चलते हैं कि द लोड शुड बी एक्सियल। This formula does not take into account the axial stresses, and buckling load is given by this formula may be much more than the actual buckling load। तो ये दो बातें जो है कि ये फार्मूला जो है वो एक्चुअल बकलिंग लोड जो है उससे बहुत अधिक दे सकता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो फार्मूला है केवल वैलिड है लॉन्ग कॉलम के लिए। इन शॉर्ट क्या है लिमिटेशन यूलर्स थ्योरी की लिमिटेशन ये है कि ये है केवल लॉन्ग कॉलम्स के लिए वैलिड है। शॉर्ट कॉलम्स के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। शॉर्ट कॉलम में ये रिजल्ट सही नहीं देता है। तो क्या लिमिटेशंस हो गई इसकी यूलर्स थ्योरी की? कि यूलर्स थ्योरी ओनली एप्लीकेबल ऑन द लॉन्ग कॉलम। ठीक है। अब बात आती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसको आसानी से समझना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी को। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप बाजार जा रहे हैं और आपको कोई एक पेन लेकर आना है, लेकिन उसकी कीमत आपको याद नहीं है कितनी, 10 रुपए है कि 12 रुपए है। तो आप अपने जेब में 15 रुपए रख कर ले जाते हो, 3 रुपए अतिरिक्त की। अगर 12 रुपए भी हुए तो 3 रुपए तो मेरे पास एडिशनल है। तो वो जो 3 रुपए हैं आपके पास, वो आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए आपने रखे हैं। कि मान लीजिए कि अगर 12 रुपए से भी अधिक हो गया, 10 रुपए से हुआ तो 5 हो गई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 12 रुपए से हुआ तो 3 हो गई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आपके पास ये रुपए ज्यादा है। ठीक उसी तरह से क्या होता है, दो तरह के लोड होते हैं, एक होता है क्रिटिकल लोड और एक होता है सेफ लोड। हम सेफ लोड क्या मानते हैं कि भाई इससे अधिक ना आए। हालांकि वो क्रिटिकल है कि वो इतना अधिक कैरी कर सकता है, पर उससे अधिक आएगा तो कॉलम फेल हो जाएगा। कॉलम बगैर फेल हुए जितना लोड आसानी से ले सके वो है सेफ लोड, यानी सेफली जो लिया जा सके। सो बेसिकली द रेशियो ऑफ क्रिटिकल लोड टू द सेफ लोड इज नोन एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्रिटिकल लोड आप समझ सकते हो कि उस लोड के बाद वो कॉलम फेल हो जाएगा। सेफ लोड जिसमें वो बगैर फेल हुए बड़े आसानी से ले सके। तो इन दोनों का जो रेशियो रहेगा, सेफ लोड और क्रिटिकल लोड, जैसे आपका 10 रुपए का पेन है तो 10 रुपए इज सेफ लोड, 10 रुपए आपके जो है वो सेफ है, और 15 रुपए जो है आपके वो क्रिटिकल है। अब मान लो 16 रुपए हो जाते तो फेल। तो आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 रुपए की थी। अगर 10 रुपए का पेन है, आप 15 रुपए अपने साथ लेकर गए हो, तो 5 क्या है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, 10 क्या है सेफ लोड, 15 क्या है क्रिटिकल लोड, 16 रुपए हो जाएगा तो आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी फेल हो गई। सो द रेशियो ऑफ क्रिटिकल लोड टू द सेफ लोड इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्रिटिकल लोड में अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का भाग दे दे तो हमको सेफ लोड मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, यूलर्स थ्योरी में अभी दिखाऊंगा मैं आपको। जो हमने अभी फार्मूला देखा ना, ये वाला पाई स्क्वायर ई आई बाई एल ई का स्क्वायर, एल इफेक्टिव का स्क्वायर, इससे जो लोड मिलता है, और अगर क्वेश्चन पूछता है कि आप इसका सेफ लोड बताइए, तो हम इस यूलर्स लोड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली दिस इज अ क्रिटिकल लोड, तो हमको सेफ लोड मिल जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हम आगे इसमें जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। अब देखते हैं अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्या कह रही है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारी? कि अ सॉलिड राउंड बार 60 mm in diameter and 2.5 meter long is used as strut। strut is compressive member। तो अंतर क्या है कॉलम और स्ट्रट में? कॉलम शुड बी ऑलवेज वर्टिकल, स्ट्रट कैन बी इंक्लाइंड, बट बोथ आर कंप्रेसिव मेंबर्स। दोनों क्या है कंप्रेसिव मेंबर है। कॉलम वर्टिकल होगा, स्ट्रट इंक्लाइंड हो सकता है। वन एंड ऑफ द स्ट्रट इज फिक्स्ड, जिसका एक एंड फिक्स्ड है, while its other end is hinged, जिसका अलग दूसरा एंड जो है
वो क्या है, हिंज्ड है। तो वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज्ड की एंड कंडीशन है। फाइंड द सेफ कंप्रेसिव लोड, कौन सा लोड निकालना है, सेफ कंप्रेसिव लोड फॉर दिस स्ट्रट यूजिंग यूलर्स फार्मूला। आपको स्ट्रट के लिए सेफ लोड निकालना है यूलर्स फार्मूला का यूज करके। एज्यूम करिए आप ई 200 गीगा न्यूटन पर एम पर मीटर स्क्वायर, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है 3। 3 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, 3 गुना, मतलब समझ रहे हैं आप, 3 का हम भाग देंगे तो 3 इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या क्या दिया है साहब, लेंथ L 2.5 मीटर, इसको mm में लिख दिया हमने, 2.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 mm। डायमीटर 60 mm। E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3। अब हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, क्योंकि हमको I की आवश्यकता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है किसी भी सर्कुलर सेक्शन का, पाई बाई 4 पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4। तो पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4, डी क्या है 60 mm, तो इसको हमने क्या कर दिया, मीटर में निकालना हुआ तो मीटर में निकाल दिया है, mm की जगह यहाँ मीटर होगा। यहाँ चूंकि 0.06 लिखा है इसलिए mm टू दी मीटर टू दी पावर 4 होगा, ना कि mm टू दी पावर ऑफ 4। ये राइट टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, इसको अपन अभी भी सही कर देते हैं इसको, ठीक है ना। तो इस टाइपोग्राफिकल मिस्टेक को ध्यान मत दीजिएगा, ये मीटर टू दी पावर 4 है। अब हमारी एंड कंडीशंस क्या दे रखी है, हमारी एंड कंडीशन दे रखी है वन एंड हिंज्ड अदर एंड फिक्स्ड। तो क्या होता है इसके लिए, L बाई रूट टू, तो 2.5 बाई रूट टू 1.768 मीटर, ये इफेक्टिव लेंथ आ गई। यूलर्स क्रिपलिंग लोड का फार्मूला क्या है, P बराबर पाई स्क्वायर EI बाई L इफेक्टिव का स्क्वायर। हमने वैल्यूज पुट अप कर दी और हमने इसकी वैल्यू निकाली, ये आई वैल्यू सॉल्व करने पर। देखिए पाई स्क्वायर E की वैल्यू 200 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, ये हमने रख दिया क्या, ये गीगा है ना, तो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 हो जाएगा। ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रख दी, ये हमारी एल इफेक्टिव की वैल्यू रख दी, मीटर में, आप mm में भी रख सकते हैं, लेकिन सारी यूनिट एक समान होनी चाहिए। सेफ कंप्रेसिव लोड आ गया हमारा 133.9 किलो न्यूटन। सो ये हमारा, ये लोड आया था कितना 401, कौन सा लोड, क्रिटिकल लोड। तो सेफ कॉम्प्रेसिव लोड कितना होगा, हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी थी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी थी हमारी 3। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 होने के कारण हमारा ये वैल्यू कितनी आ गई 133.9 किलो न्यूटन। ये है सेफ लोड। कुछ नहीं करना है आपको, सीधे वैल्यूज पुट अप करना है फार्मूले में, बस केवल आपको कंसेप्चुअली सारी बात पता होनी चाहिए। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम कहता है कि, ये मैंने बुक से लिया है प्रॉब्लम, a hollow mild steel tube 6 meter long, 4 centimeter internal diameter and 5 centimeter thick used as strut with both ends hinged, जिसके दोनों ends hinged हैं, ends hinged है, इस कारण से इसमें क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ सेम रहेगी। फाइंड द क्रिपलिंग लोड एंड सेफ लोड टेकिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3, टेक E is equals to 2 into 10 to the power of 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या क्या दिया है, लेंथ L 6 मीटर 600 सेंटीमीटर, इंटरनल डाया 4 सेंटीमीटर, थिकनेस 5 सेंटीमीटर 5 mm यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डाया क्या हो जाएगा, दोनों तरफ की थिकनेस जुड़ जाएगी इंटरनल डाया में, तो D प्लस 2T, 4 प्लस 2 इंटू 0.5, तो ये 1 हो गया, तो 4 प्लस 1 इज 5 सेंटीमीटर। यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सेक्शन का कैसे निकालते हैं, पाई बाई 64 कैपिटल डी यानी आउटर डाया टू द पावर ऑफ 4 माइनस इंटरनल डाया टू द पावर ऑफ 4। सो इस तरह से पाई बाई 64 एक्सटर्नल डाया 5 टू द पावर 4 माइनस 4 टू द पावर 4, इसको सॉल्व किया तो 18.11 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 mm टू द पावर ऑफ 4 आ गया हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पर अब चूंकि बोथ हैंड्स ऑफ द स्ट्रट्स आर हिंज्ड, सो इफेक्टिव लेंथ वही हो जाएगी 600 सेंटीमीटर यानी 6000 mm। क्रिपलिंग लोड के लिए फार्मूला लगाया, पाई स्क्वायर ई बाई ई आई बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर, वैल्यूज पुट अप करी और कितना न्यूटन में आया 9930 9930 न्यूटन। तो सेफ लोड कितना हो जाएगा, क्रिपलिंग लोड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का हम भाग दे देंगे, सो 9930 डिवाइडेड बाई 3, सो 3000
310 यानी कि 3.3 किलो न्यूटन कितना हो गया उसके ऊपर सेफ लोड हो गया 3.3 किलो न्यूटन। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाना है और जो भी आपके सामने प्रॉब्लम आएगी उसको आप देखते जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपने देखा, हमने बात की यूलर्स की, अब बात आती है रैंकाइन्स की। सो अब हम बात करते हैं रैंकाइन्स फार्मूला की। तो रैंकाइन्स फार्मूला, we know that Euler's formula for calculating crippling load is valid only for long columns। जो हमारा यूलर्स फार्मूला था वो केवल लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल था, शॉर्ट कॉलम के लिए और इंटरमीडिएट कॉलम के लिए एप्लीकेबल नहीं था, उसकी लिमिटेशंस थी। तो क्या किया जाए? But the real problem arises for intermediate columns or a short columns which fails due to the combination of buckling and direct stresses। तो ऐसे कॉलम जो बकलिंग और डायरेक्ट स्ट्रेसेस दोनों में फेल होते हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट कॉलम, शॉर्ट कॉलम डायरेक्ट स्ट्रेसेस में फेल होता, क्रशिंग में, उनके लिए क्या है? तो रैंकाइन्स ने कुछ सजेशन दिया विद द हेल्प ऑफ यूलर्स फार्मूला। उसने यूलर्स फार्मूले को उन्होंने निग्लेक्ट नहीं किया, उसको भी कंसीडर किया और एक नया फार्मूला दिया, वो फार्मूला कहलाया रैंकाइन्स फार्मूला। द रैंकाइन सजेस्टेड एन एम्पिरिकल फार्मूला which is valid for all types of columns। उन्होंने जो फार्मूला दिया उससे कहा लॉन्ग कॉलम, इंटरमीडिएट, शॉर्ट, आपको जो मर्जी हो आप वो सॉल्व कर सकते हो। तो वो जो उन्होंने आइडियोलॉजी दी या अपन उनका जो उनका हाइपोथेसिस था, वो रैंकाइन्स ने एक एम्पेरिकल फार्मूले के फॉर्म में दिया। आप लोग सभी लोग जानते हैं एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पेरिकल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जिसका कोई डेरिवेशंस नहीं होता है और जिसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट मे बी इक्वल्स टू द LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमने जितना भी मैथमेटिक्स में इक्वेशंस देखे हैं वो क्या करते हैं, LHS is equals to RHS, but in the case of empirical formula there is a no derivation। वहां पर कोई भी डेरिवेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, हम एक एम्पेरिकली, आपने हाइड्रोलिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स में भी एम्पेरिकल फार्मूले पढ़े होंगे, उसी तरह से एम्पेरिकल फार्मूले होते हैं, इनका कोई डेरिवेशन नहीं होता है, कोई ड्राइव नहीं किया होता है कि ये कैसे आपने किया, बट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, है ना, और ऑन द बेसिस ऑफ different experiences and number of theories involved in it, but there is no derivation। वहां पर कोई भी डेरिवेशन नहीं होता, वो कहलाता है एम्पेरिकल फार्मूला। सो फार्मूला दिया रैंकाइन ने। The Rankines formula is simple, very simple, 1 upon PR, मतलब the load by PR is crippling load by Rankine formula is equals to 1 upon PC plus 1 upon PE। PC is crushing load जो कि कांस्टेंट रहता है, कभी बदलता नहीं है, और PE फॉर द यूलर्स लोड। सो ये देखिए आप, वेयर PR क्रपलिंग लोड बाय रैंकाइन्स फार्मूला, PC क्रशिंग लोड जो कि क्या होता है सिग्मा C इंटू ए, स्ट्रेस इंटू एरिया इज इक्वल्स टू लोड, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रेस बराबर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। सो एरिया इंटू स्ट्रेस इज इक्वल्स टू लोड, तो ये क्या हो गया क्रशिंग लोड सिग्मा C इंटू ए। पीई बकलिंग लोड, पाई स्क्वायर EI बाई एल इफेक्टिव स्क्वायर, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको देखा, ठीक है ना, ये हमने यहाँ फार्मूले में देखा था, पाई स्क्वायर, ये रहा, ये वाला फार्मूला है सेम टू सेम। अब यहाँ पर जो ये थ्योरी दी गई है इससे एक फार्मूला ड्राइव किया गया, ये है वो एम्पेरिकल फार्मूला 1 अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी सी प्लस 1 अपॉन पीई। इस थ्योरी को ड्राइव करके एक फार्मूले के फॉर्म में लाया गया, कैसे लाया गया उसको देखते हैं। ये 1 अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी सी प्लस 1 अपॉन पीई। तो 1 अपॉन, इसको सॉल्व किया, सो पी सी प्लस पीई अपॉन पी सी इंटू पीई बराबर है, ये आपको पीसी प्लस पीई अपॉन पीसी पीई। अब क्या किया गया, ये जब इस तरह से आया तो इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, मतलब अंश और हर, उसको पीई का भाग दे दिया। दोनों में अगर भाग देंगे तो वैल्यूज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पर अंश दैट मीन्स न्यूमरेटर और हर दैट मीन्स डिनोमिनेटर, उसमें हमने पीई का डिवाइड किया, तो पीसी इंटू पी डिवाइडेड बाई पी, तो पी पी कैंसिल हो गया नीचे, यहाँ पी पी कैंसिल हो गया, तो बचा 1 प्लस पीसी अपॉन पी, और यहाँ केवल बचा पीसी। अब इसमें हम जानते हैं कि पीसी बराबर क्या है सिग्मा सी
इंटू ए, और पीई बराबर क्या है, पाई स्क्वायर ई आई बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ये भी हम देख कर आए हैं। ये वैल्यूज हमने इसमें पुट करी, तो पीसी की जगह सिग्मा सी इंटू ए 1 प्लस सिग्मा सी अपॉन ए अपॉन पाई स्क्वायर ई आई बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई किया गया, ठीक है ना। आई बराबर क्या होता है, ए के स्क्वायर, हम जानते हैं, हमने देखा था अंडर रूट आई बाई ए रेडियस ऑफ गायरेशन, तो आई बराबर ए के स्क्वायर होता है, वैसा लिख लिया। फिर सिग्मा सी अपॉन ए, ये और ए जो था वो ए से ए कैंसिल आउट होके ऊपर चला गया, सो यहाँ पर आपका बचा पाई सिग्मा सी अपॉन ए 1 अपॉन एल ई अपॉन के स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर ई। और इसी को और सिंप्लीफाई किया तो सिग्मा सी अपॉन ए, और ये जो चीज थी सिग्मा सी, ठीक है ना, पाई स्क्वायर ई, एल ई बाई के को छोड़ दो, एल ई बाई के हमारा क्या होता है, एल ई बाई के हमने पढ़ रखा है कहाँ पर, स्लेंडरनेस रेशियो में। तो सिग्मा सी अपॉन सिग्मा सी इंटू ए 1 प्लस ए स्मॉल ए, जो ये जो स्मॉल है, क्या किसको ले लिया हमने स्मॉल ए, ये सिग्मा सी पाई स्क्वायर और ई, इतना लिया है। ये देखो मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूं आपको कि आपको ये वाली चीज हमने ले रखी है, ये इतनी बस, ठीक है ना। सो ये चीज हमने ले रखी थी। अब यहाँ पर सिग्मा सी अपॉन स्मॉल ए क्या हो गया, ये जो लिया अभी ये कहलाता है रैंकाइंस कांस्टेंट। रैंकाइंस कांस्टेंट यानी सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन ई, ये देखिए। तो रैंकाइंस फार्मूला इज गिवन बाय सिग्मा सी अपॉन ए अपॉन 1 प्लस ए लैम्डा, इसको लैम्डा क्या है, सिलेंडरनेस रेशियो एल ई बाई के। तो या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, पी आर इज इक्वल टू सिग्मा सी अपॉन 1 प्लस ए लैम्डा स्क्वायर, जहां पर ए है रैंकाइंस कांस्टेंट, सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई आई, लैम्डा स्लेंडरनेस रेशियो एल ई अपॉन के। या आप इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा सी अपॉन ए अपॉन 1 प्लस स्मॉल ए इन दी ब्रैकेट एल अपॉन के का स्क्वायर। तो आपको जो भी, दोनों एक ही बात है, एक जगह लेमडा के फॉर्म में लिख दिया है, एक बार एल इफेक्टिव अपॉन के फॉर्म में लिख दिया है। जो भी आपको अच्छा लगे आप वो फार्मूले से यूज कर सकते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्म है स्लेंडरनेस रेशियो, अल्टीमेटली बात एक ही है, एल बाई के की जगह लेमडा लिख रखा है और कोई अंतर नहीं है। तो ये है हमारा फार्मूला। तो रैंकाइंस की थ्योरी वैलिड कैसे हुई उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उन्होंने ये लिखा जब पीसी कांस्टेंट रहेगा, मान लीजिए शॉर्ट कॉलम है, लॉन्ग कॉलम है, तो लॉन्ग कॉलम क्रश में बहुत हैवी वैल्यू चाहिए उसको क्रश करने के लिए, तो वो पीसी की वैल्यू उस लॉन्ग कॉलम के लिए बहुत अधिक होगी। तो बहुत अधिक होगी तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये क्या है, बहुत अधिक होने के कारण 1 अपॉन जब करेंगे तो ये बहुत छोटी सी वैल्यू हो जाएगी। तो जितनी बड़ी चीज का आप 1 अपॉन करते हैं वो उतना छोटा हो जाता है। तो ये वैलिड हो जाएगी किसके लिए, लॉन्ग कॉलम के लिए। अगर लॉन्ग कॉलम है तो ये वैलिड हो गई। अब शॉर्ट कॉलम है तो शॉर्ट कॉलम के लिए बकलिंग की वैल्यू बहुत हाई होगी, क्योंकि बकलिंग होना ही नहीं है उसमें, अगर करोगे भी तो बहुत हाई वैल्यू होगी। तो ये हाई हाई वैल्यू होगी तो ये वाली टर्म अपने आप क्या हो जाएगा, बड़ा ही निग्लिजिबल फॉर्म में आ जाएगा, सो ये पीसी वाला टर्म चल जाएगा। इंटरमीडिएट में दोनों की वैल्यूज बड़ी कम कम होंगी तो ये दोनों को वैलिड करेगा। सो अल्टीमेटली रैंकाइंस ने थ्योरी दी थी कि लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम में the value of PC will remain constant irrespective of the fact whether the column is long or short, ठीक है ना। now study of PE short will be as long as long column, तो एक दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है ना। तो ये आपको बात समझ में आई होगी। तो हमने देखा कि ये किस तरह से हमारा रैंकाइंस फार्मूला आया, ठीक है ना, और उसकी वैलिडिटी पर हमने बात की। तो ये रैंकाइंस कांस्टेंट है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। माइल्ड स्टील के लिए सिग्मा सी की वैल्यू 320 और रैंकाइंस कांस्टेंट की वैल्यू 1/77,500, ठीक है। कास्ट आयरन के लिए 550, 1/1600, रॉट आयरन के लिए 250, 1/ आपकी 9000, टिम्बर के लिए 40, 1/750। तो ये इससे ये वैल्यू अगर आपके पास है तो आप सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई से भी निकाल सकते हैं। सिग्मा सी की वैल्यू आपको सिग्मा सी पता है या दिया रहेगा। इन जनरल आपका जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें रैंकाइंस कांस्टेंट और सिग्मा सी की वैल्यूज दी रहती है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल्स के लिए यहाँ पर मैंने आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट बनाया है, वो आप याद कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आइए चलिए एक प्रॉब्लम देखते हैं रैंकाइंस का।
ये मैंने बुक से ही लिया है प्रॉब्लम, इसको स्कैन किया था। द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ hollow cast iron column are 5 centimeter and 4 centimeter respectively. If the length of this column is 3 meter and both ends are fixed, determine the crippling load using Rankine's formula. Take values of sigma c 550 Newton per mm square and Rankine's constant is 1 upon 1600. देखिए कास्ट आयरन का है, यहाँ पे हमने वैल्यूज भी देखी थी कास्ट आयरन की, 1 अपॉन 1600 ये दिया है, 1 अपॉन 1600। एक्सटर्नल डायमीटर है उसका कितना, 5 सेंटीमीटर, इंटरनल डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये इन द फॉर्म ऑफ पाई निकाल लिया, 225 पाई mm स्क्वायर। पाई के फॉर्म में इसलिए निकाल लिया है कि जब हम फार्मूला में पुट करेंगे तो पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आप उतनी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन अगर आप 3.14 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो वो भी तरीका सही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू दी पावर 4, तो ये आ गया 5.756 पाई सेंटीमीटर टू दी पावर ऑफ 4, mm टू दी पावर 4 में कन्वर्ट कर लिया इसको, तो 57656 पाई mm टू दी पावर 4। लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन k अंडर रूट आई बाई ए, तो अंडर रूट आई की वैल्यू ये थी, k की वैल्यू ये थी, इसको सॉल्व किया 25.625 के की वैल्यू आ गई। लेंथ ऑफ कॉलम क्या दिया हुआ है, 3 मीटर, लेंथ ऑफ कॉलम इज 3 मीटर एंड बोथ हैंड्स आर फिक्स्ड। यदि लेंथ ये दे रखी है और बोथ हैंड्स फिक्स्ड है तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी, L बाई 2, यानी कि 3000 mm डिवाइडेड बाई 2 यानी 1500 mm। क्रशिंग स्ट्रेस 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्रशिंग स्ट्रेंथ ये दे रखी है, सिग्मा सी की वैल्यू 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये वैल्यूज दे रखी है। रैंकाइंस कांस्टेंट दे रखा है, P क्रिपलिंग लोड बाय रैंकाइंस फार्मूला, इक्वेशन ये है सिग्मा सी इंटू ए अपॉन 1 प्लस एल ई अपॉन के का स्क्वायर। ये इसमें सारी वैल्यूज पुट ऑन कर दी हमने, और वैल्यू पुट ऑन करने के बाद आपने इसकी वैल्यूज निकाली, तो ये आया 123750 न्यूटन। सो दिस इज योर क्रिपलिंग लोड बाय रैंकाइंस फार्मूला। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एरिया निकालना है, और के की वैल्यू निकालकर सारे टर्म निकालकर इस फार्मूले में पुटअप करना है, और इसको पुटअप करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह के आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपको रैंकाइंस और यूलर्स थ्योरी समझ में आई होगी। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी की बात हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।